सलाम दोस्तों। आदुजी विथम जो खलीज में एक मलयाली तारिक वतन मजदूर नजीब की हकीकी जिंदगी की कहानी पर मबनी एक ड्रामा फिल्म है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर द गॉट लाइफ के नाम से जाना जाता है। 2024 मलयालम जबान की एक ड्रामा फिल्म है जिसे ब्लेसी ने लिखा, हिदायत की और इसकी मुश्तरका प्रोडक्शन की। ये फिल्म एक बैनुल-अक़वामी मुश्तरका प्रोडक्शन है जिसमें हिंदुस्तान और अमेरिका की कंपनियां शामिल हैं। ये बेन्यामीन की सबसे ज्यादा 2008 के फरोख्त होने वाले मलयालम नावल आदुजी विथम की एक हम आहंगी है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सोमकरन, जिमी जेन लोइस और के.आर. गोकल ने मरकजी किरदार अदा किए हैं, जिनमें तालिब अल बलूची, रेक अबी, अमाला पाल और शोभा मोहन मावन किरदार अदा कर रहे हैं। इस फिल्म में इब्तदाई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा दीगर जीसीसी ममालिक में पाबंदी आयद की गई थी। बाद कुवैत और सऊदी अरब के अलावा तमाम ममालिक ने पाबंदी हटा दी। इस नावल पर पहले भी इन्हीं ममालिक में पाबंदी लगाई गई थी। 2008 में जब से इसने ये नावल पढ़ा था तब से ब्लेसी आदुजी विथम फिल्म बनाना चाहते थे और इसने पृथ्वीराज को मरकजी किरदार के तौर पर कास्ट किया था। अगले साल इसने बेन्यामीन से हकूक खरीदे और स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। ताहम बजट की कमी की वजह से इस पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिल्म मेकिंग पर काम ना हो सका। ब्लेसी ने एक प्रोड्यूसर की तलाश में बरसों गुजारे। आखिरकार 2015 में एक को तलाश किया जिससे प्रोजेक्ट को रफ्तार हासिल हुई। जिमी जेन लुइस और स्टीवन एडम्स ने ब्लेसी को बतौर शरीक प्रोड्यूसर शामिल किया। ए.आर. रहमान ने फिल्म के असली स्कोर और गाने तरतीब दिए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च 2018 और जुलाई 2022 के दरमियान 6 शेड्यूल्स के जरिए सहारा में वादी रम, उर्दन और अलजायर के सहराओं में की गई, जिसके कुछ मनाजिर हिंदुस्तान के केरला में फिल्माए गए थे। कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से अमला मार्च से मई 2020 तक 70 दिनों तक उर्दन में फंसा हुआ था। आखिरकार इन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत के इनखला के प्रोग्राम वंदे भारत मिशन के जरिए हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया। फिल्म बंदी 14 जुलाई 2022 को मुकम्मल हुई। ये फिल्म 28 मार्च 2024 को दुनिया भर में रिलीज हुई और इसने आज तक 160 करोड़ यानी $19 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। द गॉड लाइफ फिलहाल अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म, साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जनूबी हिंदुस्तानी फिल्म के साथ साथ 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक है। सऊदी अरब में नजीब मोहम्मद और हकीम, दो मलयाली तारिक वतन, अपने जानने वाले श्री कुमार की तरफ से वीजे के साथ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में पहुंचे। अपने कफील को जाने बगैर हवाई अड्डे पर फंसे हुए इनसे एक मुकामी अरब राब्ता करता है जो गलती से ये समझाता है कि वो इनका बॉस है। वो तवील सफर के बाद वो अलग हो जाते हैं। नजीब के साथ बकरियां चराने के लिए एक दूर दराज सहरा में काम करने के लिए छोड़ जाता है। 2010 में ये इत्तला मिली थी कि ब्लेसी ने बेन्यामीन के 2008 के मलयालम नावल आदुजी विथम को एक फीचर फिल्म के लिए ढालने का काम शुरू किया। अप्रैल 2010 में उन्होंने दी हिंदू को बताया कि वो स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं और फिल्म एक वसी कैनवस पर बनाई जाएगी। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि पृथ्वीराज सोमकरन को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया है। ब्लेसी जब से सहाफी और मुसन्निफ वी.के. रवि वर्मा थोमपरन के साथ अदबी कामों को ढालने की घटती हुई रिवायत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तब से वो सिनेमा के लिए अदबी कामों के मवाक़त पर गौर कर रहे थे जो मलयालम सिनेमा में 1970 और 1980 की दहाइयों में मकबूल थी। ब्लेसी ने आदुजी विथम को 2008 में पढ़ा था, तब से ही वो इसे एक बड़े बजट की फिल्म बनाना चाहते थे। ब्लेसी कहता है, खास तौर पर इन तस्वीरों की तरफ मतवज्जा हुआ जो किताब पढ़ते हुए मेरे सामने आई। नावल में हैदराबाद का रहने वाला नजीब मोहम्मद सऊदी अरब में लापता हो जाता है, जहां वो एक फार्म के मालिक का गुलाम बनकर खत्म हो जाता है। 2009 में ब्लेसी ने हिदायतकार लाल जोस के साथ बातचीत और इत्तेफाक राय करने के बाद बेन्यामीन के साथ मुआहिदा किया। इसकी वजह यह थी कि जोस ने पहले इस नावल को बेन्यामीन के मुताबिक ढालने में दिलचस्पी जाहिर की थी। ब्लेसी ने हकूक हासिल करने के बाद स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। उन्होंने नोट किया कि फिल्म में किताब में मौजूद मवाद से बढ़कर इजाफी मवाद शामिल किया जाएगा। वो 2 साल तक एक रेगिस्तान में रहा और सफाक कफील के अलावा जिसने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया
किसी इंसान को नहीं देखा। इसके पास तब्दील करने के लिए फालतू लिबास तक नहीं था और इसने 700 बकरियां खुद ही चराई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसने ये मानना छोड़ दिया कि वो एक इंसान है और अपने आप को बकरियों में से ही एक समझने लगा। आदुजी विथम दी गॉट लाइफ के नजीब ने इन तमाम लोगों के दिलों को छू लिया जिन्होंने 2008 में बेनियामीन के लिखे हुए मलयालम नावल को पढ़ा था, जिसने इन्हें 2009 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। इसके 8 जुबानों में तर्जुमे किए गए नावल का अंग्रेजी तर्जुमा तवील अरसे में शाया हुआ। मेन एशियन लिटरेरी प्राइज 2012 की फहरिस्त और DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2013 की मुख्तसर फहरिस्त में शामिल है। किताब को अब तक स्क्रीन पर ढाल लिया गया है, जिसकी हिदायतकारी मलयालम के तजुर्बाकार डायरेक्टर ब्लेसी ने की है और इसमें पृथ्वीराज सोमकरन ने अदाकारी की है। लेकिन इस सब से ज्यादा फरोख्त होने वाले नावल के पीछे असल मरकजी किरदार कौन है? नजीब मुसन्निफ के तखय्युल का महज एक मुजस्समा नहीं है, वो एक हकीकी शख्स है जिसकी जिंदगी पर बेनियामीन ने मलयालम अदब के सबसे प्यारे नावल में से एक तैयार किया है। जनवरी 2018 में जब वो लोक केरला सभा के एक मंदूब के तौर पर तिरुवनंतपुरम आए थे तो आदुजी विथम के गैर मतवक्का हीरो ने TNM से अपने पहले बैरून मुल्क 1993 में अलाप्सा से सऊदी अरब के सफर के बारे में बात की थी। हजारों केरालियों की तरह जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नजीब ने भी अपने आबाई वतन से ऐसी नौकरी की तलाश में वतन छोड़ा जो इसे बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करे। इसे एजेंट ने बताया था कि ये काम एक सुपरमार्केट में सेल्समैन का है, लेकिन ये सरासर झूठ था। हवाई अड्डे से ये 2 दिन का सफर था और ऐसा लगता था कि ये कभी ना खत्म होने वाला है। इसी से मैंने महसूस किया कि ये एक जाल था। नजीब ने कहा ये इसके गांव में एक जानने वाला था जिसने नजीब को मुंबई में इस एजेंट से मिलवाया जिसने वीजे का बंदोबस्त किया था। मैंने वीजे के लिए 55,000 रुपए अदा किए थे। रकम का बंदोबस्त करने के लिए हमें अपने 5 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। अगर जमीन अब भी थी तो लाखों रुपए में फरोख्त हो सकती थी। सफर मुंबई के रास्ते था। सेहरा में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सफर के दूसरे दिन मैंने अपने अरब बास से और इसके भाई के अलावा कोई इंसान नहीं देखा। नजीब ने बताया मुझे तनख्वाह के तौर पर 1 रियाल भी नहीं दिया गया था। नजीब मंजिल पर पहुंचकर आंसुओं के साथ रो रहा था और वो 2 साल तक रोता रहा। खौफ, दर्द और बेबसी ही इसका काम था। इसका काम इसके आजिर की मलकियत में 700 बकरियों का रेवड़ चलाना था, तो इसे दूरबीन के जरिए देखते थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो फरार होने की कोशिश ना करे। कफील सेहरा में एक छोटे से शेड में रहता था, जबकि नजीब के लिए बाहर सोने के लिए बनाया गया था। मुझे रोते हुए देखकर भी इसे कोई पछतावा नहीं होता था और मुझे मारता था। मुझे बासी खुबूस खाने पड़ते थे। मैं खुबूस को तर करने के लिए ताकि वो हलक से उतर सके बकरियों का दूध इस्तेमाल करता था और इसे खाता था। बकरियों को नहलाया जाता था और दूध में बदबू आती थी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दूध के बगैर खाने के लिए खुबूस बहुत खुश्क थे। जब वो अरब गुस्ल करता था तो वो नजीब को नहाने या सफाई करने के लिए पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था। एक लंबी शिफ्ट का लिबास इसका वाहिद लिबास था और इसे कभी भी कोई और चीज नहीं दी गई जिससे वो अपने कपड़े तब्दील कर सकता। बदबू की वजह से कै आती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसका आदी हो गया था। मेरे बाल भी बढ़ चुके थे क्योंकि मुझे इनको तराशने या मुंडवाने की इजाजत नहीं थी। सहरा या इसके बीच में जो शेड था वहां कुछ भी नहीं था। मुझे ये देखने की इजाजत नहीं थी कि जो कुछ या बास की मलकियत में है। मेरे कफील का बड़ा भाई बकरियों को मंडी में बेचने के लिए जाता और दोनों नजीब के साथ यकसा बदतमीजी करते। वो लम्हा जब नजीब की दूसरे मलयाली से मुलाकात नावल के सबसे पुरजोश लम्हात में से है। 1.5 दिन भागने के बाद मैंने एक सड़क देखी। मैं एक गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश में घंटों वहां खड़ा रहा। बहुत सी गाड़ियां वहां से गुजरी और आखिरकार एक रुक गई। एक अरब इसे चला रहा था। वो एक दिल था और मुझे रियाज में ड्रॉप कर गया। मैं आखिरकार सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में उतरा और एक मलयाली रेस्टोरेंट तलाश करने में कामयाब हो गया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और नया लिबास दिया। 2 साल के बाद मैं नहाने
اور بال کاٹنے کے قابل ہو گیا۔ میں دوبارہ پیدا ہوا تھا۔ نجیب کو یاد آیا نجیب کے کچھ رشتہ دار ریاض میں تھے۔ ان سے رابطہ کرنے اور ان سے ملنے کے بعد اس نے ملک کے قانونی نظام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جو اس جیسے تارک وطن کے لیے واحد آپشن ہے، جو پاسپورٹ اور ویزا جیسی دستاویزات کھو چکے ہیں اور ایجنٹوں کے ذریعے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ نجیب کو 10 دن کے لیے جیل میں رکھا گیا۔ یہ ایسے شخص کے لیے جو سخت حالات میں اس طرح کی بربریت سے گزرے، اس کے لیے جیل بھی ایک جنت سے کم نہیں تھی۔ نجیب نے کہا کہ جیل کے اندر کی زندگی اچھی تھی، کھانا تھا، صفائی تھی اور میں سو سکتا تھا۔ آخر کار وہ بڑا دن آ گیا، نجیب گھر واپس آ گیا۔ اس کا بیٹا سفیر 2 سال کا تھا جب وہ اپنے والد سے ملا۔ نجیب نے دوبارہ یومیہ اجرت پر کام کرنا شروع کیا۔ 2 سال کے بعد اسے اس کے بہنوئی نے بحرین کا مفت ویزا دیا اور وہ بحرین چلا گیا۔ اگر اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔